तो वही कल हमने सर्कल का पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए। आपका आई थिंक बेसिक क्लियर हो चुका होगा। आज हम ये 8th क्लास के हैं, अभी एनसीईआरटी के मैंने शुरू नहीं किए हैं। एनसीईआरटी के हो सकता है आज की वीडियो में ही शुरू हो जाए इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद। तो ये 8th क्लास के एनसीईआरटी के भी नहीं है, ये बोर्ड की एग्जाम के हैं। ठीक है, पहले बोर्ड एग्जाम होती थी एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर जो बोर्ड एग्जाम की जो बुक आती थी उनके अंदर का ये जो क्वेश्चन है, ये मटेरियल है वहां का। ठीक है, अभी एनसीईआरटी लागू हो गया है पूरे देश में, तो वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इन 10 सवालों को करने के बाद। ठीक है, तो चलो इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो देखिए, ये पार्ट सेकंड है सर्कल का, पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सर्कल के क्वेश्चन है सारे करवा रहा हूं मैं। ठीक है, इसीलिए हमारा कल एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बोर्ड के उठा लिए क्वेश्चंस तो टाइम लग गया। ये दोनों बुक कोई डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं, आप चाहे जब इनका सोल्यूशन देख सकते हैं, डो नॉट वरी। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम पे जो डाउट ग्रुप है आप उसमें जुड़ जाएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मैंने इन क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस थे उनको ब्रेक कर लिया है 2-2, 3-3 के हिस्सों में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताओ। भाई 35 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो भाई, पहला सॉल्व कर रहा हूँ। 35 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 35 की आधी, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो हमें चाहिए परिधि। परिधि मतलब होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 35/2। ठीक है भाई, 7 पंजे 35 और 2 से कटेगा ये 11 बार, तो 11 पंजे 55, 55 दूना 110। तो 110 आंसर हो गया हमारा पहले वाले का। इसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन है हमारे कि वृत्त का व्यास बताइए जिनकी परिधि ये है। तो देखो भाई, मैं एक एक सवाल कराऊंगा ये आगे आगे के। ठीक है, बाकी के आपको ट्राई करना है। मैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो दूसरे का पहला ए वाला ये देख रहे हैं हम। बी और सी आपको ट्राई कर लेना है, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। भाई 112.56 क्या है उसकी परिधि है, तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है 112.56। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? व्यास। तो व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। तो भाई 2 गुणा त्रिज्या को टच मत करना, बाकी ये जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये जो 22/7 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या बचेगा? 2r, और 2 गुणा त्रिज्या ही तो व्यास होता है हमारा। या पहले आप r निकालो फिर उसको डबल करो, बात तो वही है। तो 2 का मल्टीप्लाई फालतू क्यों करना, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 88 भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए वाला बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई, वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या ये है। तो भाई r की वैल्यू है हमारी 2.5, तो हमें क्या निकालना है? परिधि, जो कि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या होगा? तो भाई आर की वैल्यू ही तो रखना है इसमें सिर्फ, तो 2 गुणा 22/7 गुना आर की वैल्यू है 2.5। तो देखो 2.5 डिवाइड बाय 10, दशमलव हटेगा तो इस दशमलव के बाद एक संख्या थी इसलिए एक जीरो लग गया नीचे। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 22 पंजे 110 बटे 7, तो 110/7 हो गया हमारा आंसर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि 6.28 सेंटीमीटर है। तो भाई देखो, परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, या इसको पाई ही रहने दो। ठीक है, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर की वैल्यू है 6.28। तो एक काम करो, 2 से इसको सॉल्व कर लो भाई। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3.14। अच्छा, पाई की वैल्यू तो 3.14 ही होती है ना, तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 आएगा। ठीक है, इससे भी आप इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा। अरे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 ही तो आता है। तो भाई पाई की जगह में 3.14 रख सकता हूँ। 3.14 से 3.14 कटेगा एक बार, तो इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, इसी प्रकार ये 2 भी आप कर सकते हैं, बेसिक सवाल है। चलिए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। समान केंद्र वाले 2 वृत्तों की त्रिज्या ये और ये है, परिधियों में अंतर बताओ। देखो भाई, समान केंद्र वाले 2 वृत्त है। समान केंद्र मतलब उन दोनों का केंद्र जो है ना वो समान है, और कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखेगा वो क्लियर, और कहीं कहीं ऐसा वर्ड लिख सकता है सकेंद्रीय वृत्त। 2 सकेंद्रीय वृत्त, मतलब सकेंद्रीय मतलब मतलब होता है समान केंद्र के 2 वृत्त। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। इनको को सेंटर कुछ कहते हैं इंग्लिश में, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना जिनका सेंटर एक ही हो। ठीक है भाई, ये एक वृत्त है आपका, इसके अंदर या इसके बाहर बना लो, चलो एक और वृत्त है।
ठीक है भाई। इसकी त्रिज्या है छोटे वाले की 350 और बाहर वाले की है पूरी यहां से लगा करके यहां तक की है 490। तो भाई 350 तो यहां हो गई, तो 450 मतलब 100, ठीक है, 40 और कम पड़ गई, तो 140 बाहर की त्रिज्या है भाई हमारी। तो ये बोल रहा है कि इनकी परिधियों में अंतर बताओ। तो भाई दोनों त्रिज्याएं ही है, परिधियां चाहिए हमें। तो भाई एक त्रिज्या ये हो गई 350, एक हो गई 490। तो भाई परिधियों का अंतर क्या होता है भाई, 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2। तो परिधियों का अंतर तो यही होता है। तो भाई 2 पाई तो दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू, चलो 2 पाई ये हो गया हमारा, r1 माइनस r2 बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर दो, तो 490 माइनस 350। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, 7 दूना 14। ठीक है भाई, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880। तो 880 मीटर हो गया हमारा सवाल का आंसर, क्योंकि सवाल मीटर में दिया था। ठीक है भाई। किसी साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो कि 110 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितनी बार घूम जाएगा। तो देखो पहले तो यहाँ सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ मीटर गिवन है भाई, पहले ये वैल्यूज क्लियर हो आपको। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर और मीटर है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो भाई मुझे चाहिए 70 सेंटीमीटर की वैल्यू, और वो भी मीटर में। तो भाई 100 को डिवाइड कर दो पहले तो यहाँ 100 से, तो ये 100 के 2 जीरो हट गए। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर आ गई। तो मुझे चाहिए 70 सेंटीमीटर की, तो 70 का गुणा कर दो यहाँ पे। तो भाई 70 का गुणा यहाँ भी कर दो, तो भाई 0 0 कट गया, मतलब 7/10 मीटर आ गया 70 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं इसको 70 सेंटीमीटर की जगह में इसको लिख सकता हूँ 7/10 मीटर। तो एक पहिए का व्यास है 7/10 मीटर। ठीक है, या फिर एक काम करो कि 70 सेंटीमीटर की बजाय हम सीधा 35 निकाल ले इसका। देखो भाई 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 35/100। ठीक है, अरे ये देखो ना यार कि ये आपका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 35 होगी आपकी रेडियस। तो उस 35 सेंटीमीटर में आई है, तो हम उसको मीटर में बदल रहे हैं। तो एक सेंटीमीटर में आएगा 35/100, मतलब 35 सेंटीमीटर में आएगा। अरे यार देखो फिर से समझो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये 100 के 2 जीरो में उठा के यहाँ ले आया। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आई है अभी। अब मुझे चाहिए 35, तो 35 का गुणा कर दो 1 में, तो भाई 35 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा ऊपर, तो 35/100 मीटर। ठीक है, इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लो, 7 से 7 पंज 5 से काट दो, 5 से तो 35, 5 दूना 10, 7/20 मीटर में आ गया। अब भाई पहिए की त्रिज्या कितनी है, 7/20 मीटर में। और मुझे एक बात बताओ कि ये पहिया है आपका, भाई मैं यहां से चला, ये एक आपका ए पॉइंट है, तो ए बिंदु से चला मैं और वापस घूम के वापस ए बिंदु पे आया, मतलब ए बिंदु यहां से चला था और वापस अपने इस स्थिति पे आ गया। तो कहने का मतलब उसने अपनी एक परिधि का चक्कर लगाया, और परिधि होती है 2πr। मतलब ये चीज ध्यान रखना कि एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि होती है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ये हो गई इंटू आर है हमारा 7/20। ये एक चक्कर में चली गई दूरी है भाई। इसको सॉल्व कर लो भाई, पहले तो 2 से कटेगा 20 10 बार। ठीक है, तो ये 22/10 ही रहने दो इसको। ओके भाई, एक चक्कर में इतनी दूर जाता है 22/10 मीटर। ठीक है, हमें जाना है 110 मीटर, तो भाई 110 को डिवाइड कर दो 22/10 से, तो 22 यहाँ 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो भाई 11 एकम 11, 11 दूना 22, और 2 से ये कटेगा 5 बार, तो 5 धाम 50 मीटर, 50 बार, मतलब 50 चक्कर लगाएगा वो कंप्लीटली। ठीक है भाई, इतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन मैंने हर चीज क्लियर करी है ये, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग गया है। इतना सारी चीजें जो मैंने मीटर से सेंटीमीटर में बदलना तक सिखा दिया है आपको। तो ऐसा कई लोग कमेंट करते हैं कि सर छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा बना दिया आपने। भाई बड़ा नहीं बनाया है, आपको आता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले से बिल्कुल शुरू से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यार उनके लिए है ये सारी चीजें, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। कई बार डाउट आता है उनको, डाउट ये रह जाता है कि सवाल ये आ जाएगा कई बार कि यहाँ किलोमीटर दे देगा और यहाँ त्रिज्या न दे करके वो बोल देगा कि उसने 50 चक्कर लगाए, अब बताओ त्रिज्या, तो फिर सवाल अलग हो जाएगा भाई। तो थोड़ा चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बकरी 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, 14 चक्करों में वो कितनी दूर जाएगी, अब बताओ। ये अच्छा सवाल आया। देखो
14 चक्करों में दूरी बताओ अब उसकी। मुझे मुझे बताओ, एक बकरी जो है वो एक लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो भाई मान लो ये बकरी यहां बंधी हुई है और 3 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। तो 3 मीटर लंबी रस्सी है, तो भाई बकरी कितनी दूर जा सकती है? इधर भी 3 मीटर जा सकती है, यहाँ भी, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, मतलब हर बार हर दिशा में वो 3-3 मीटर जा सकती है, कहने का मतलब है। तो भाई ये कंप्लीट एक सर्कल बनेगा, आप देखो ध्यान से, तो ऐसा, ठीक है। मतलब वो टोटल एक सर्कल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, मतलब एक सर्कल की तरह, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए कि यहाँ पे ये जो आपकी रस्सी है जहां पे बंधी हुई है, और वो जो डोर है वो 3 मीटर लंबी है, तो बकरी हमारी यहाँ भी जा सकती है ऐसे 3 मीटर तक, और इस साइड भी 3 मीटर दूर जा सकती है, क्योंकि डोर उसकी 3 मीटर लंबी है, ठीक है। 14 चक्कर लगाना उसको। तो भाई मुझे एक बात बताओ, बकरी की जो रस्सी की लंबाई ही हमारी त्रिज्या होगी, तो r बराबर 3 दिया हुआ है, तो भाई एक चक्कर लगाएगी बकरी तो वो होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 3, ये एक चक्कर में चली गई दूरी है भाई। तो ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाना है? 14 चक्कर लगाना है, तो भाई 14 का गुणा कर दो, आसान सवाल है बड़ा। देखो 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुणा 22 कर लो, सीधा आंसर है आपका भाई। 12 दूना 24 की 4, 2 बचा, 12 दूना 24, 25 26, 264, तो 264 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग इतने किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिपथ लगभग वृत्ताकार है। पृथ्वी के चारों ओर पूरे चक्कर में चंद्रमा के परिपथ की लंबाई ज्ञात करो। बेहतरीन सवाल है, इसको भी आराम से सोचना, समझना, उसके बाद करने की कोशिश करना, ठीक है भाई। देखो, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो चलो, ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका चंद्रमा है, मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 38,04,000, और ये है किलोमीटर में 3,84,000, ठीक है भाई। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिपथ लगभग वृत्ताकार है। भाई अगर ये आपकी पृथ्वी है तो चंद्रमा कैसे घूमता है? ये चंद्रमा है आपका, तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ठीक है भाई। हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है ना। ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी जीके के अंदर। तो भाई इसका भी जो परिपथ है, मतलब इसका जो रास्ता है चंद्रमा का, वो भी तो एक सर्कुलर है, मतलब वो भी तो एक बिल्कुल पृथ्वी से उतनी ही दूरी पे चलेगा जितनी दूरी पे हम सूर्य से चल रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरे चक्कर में चंद्रमा के परिपथ की लंबाई बताओ। भाई एक चक्कर में चली गई दूरी बताना है हमें, और इन दोनों का डिस्टेंस इतना है भाई, दूरी इतनी है इन दोनों की। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है भाई, और ये यहां पर आपका है चंद्रमा। तो इस चंद्रमा से यहां तक की दूरी है, तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा कैसे दूरी ट्रेवल करेगा? ऐसे 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 ऐसे, और पृथ्वी हमारा केंद्र हो गई उस चंद्रमा के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चंद्रमा से यहां तक की दूरी है वो 3,84,000 है। अब ये इतनी दूरी तय करेगी, तो इसका मतलब त्रिज्या ही हमारी ये हो गई उसकी, समझ रहे हो आप। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब 2πr की वैल्यू हमें बताना है सिर्फ, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो 2πr निकाल लो भाई इसका। एक चक्कर ये बोल रहा ना, एक पूरे चक्कर में चंद्रमा कितनी लंबाई की दूरी ट्रेवल करे, मतलब एक चक्कर में कितनी दूर चलेगा वो, जिससे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी है, मतलब ये रेडियस है एक प्रकार से कहा जाए तो, इतने किलोमीटर की, ठीक है। तो कितना ट्रेवल करेगी? तो भाई 2πr ट्रेवल करेगी, तो 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू r है 3,84,000। देखो भाई आपका बेसिक 100% में गारंटी दे दूं क्लियर होता जा रहा होगा। सवाल आते हैं एग्जाम में, आप समझ ही नहीं पाते हो, आप कहोगे कि ये साइंस का न्यूमेरिकल आ गया होगा। भाई साइंस का न्यूमेरिकल नहीं है ये, मेंसुरेशन का ही सवाल है, लेकिन अगर इसको सही प्रकार से समझा जाए तो। अब भाई इसको 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 36 37 38, 3 बज गया ये, 7 पंजे 35, 36 37 38, 3, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 बचा था ना, हाँ, तो 7 चौक 28, तो 6 बज गया, 60 हो गया,
7 8 56, 57 58 59 60, 40 हो गया। 7 5 35, 5 बच गया 50, 7 7 49 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग लगभग इतना कुछ जाएगा। तो 22 गुणा 2, 44 का गुणा इसमें कर दो भाई। 54 857 में 22 दूना 44, 44 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, लगभग इसके आसपास आंसर आएगा भाई। 7 चौक 28 की 8, 7 चौक, ठीक है, 7 चौक 28 का 8 बचा, ये 2 आ गया। 4 पंजे 20, 2 22 का 2 2 बचा। 8 चौके 32 33 34 की 4 3 बचा। 4 चौके 16 17 18 19 की 9 1 बचा। 4 पंजे 20 और 1 21, ठीक है भाई, इनटू। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर आएगा, तो 8 2 4 9 1 2, इनको जोड़ लो भाई। 8 8 और 2 10 की 0 1 बचा। 4 2 6 और 1 7, 9 10 और 3 13 की 3 1 बचा। 9 10 और 1 11 की 1 1 बचा। 3 और 1 4 2, 24 13 708, ठीक है। तो लगभग लगभग इसके आसपास आंसर आना चाहिए यार, ठीक है। अच्छा, एक गलती यहां कर गए हम भाई, देखो पाई की वैल्यू उसने 3.14 बोली थी और हमने 22/7 रख दिया, बस यही गलती हो गई और हमारा आंसर थोड़ा अलग आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेटली आंसर अलग आया होगा। देखो भाई, यही देखो, ये मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, इसको यही रखता हूं मैं। देखो आंसर में कितना फर्क आता है जब हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं और 3.14 रखते हैं, तो आंसर तो लगभग पास में ही आएगा, नजदीक आएगा, लेकिन कितना डिफरेंस आता है हम ये देखते हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है भाई। देखो अब पाई की वैल्यू 3.14 रख के देखते हैं हम। फालतू का सवाल बड़ा हो रहा है, मैं इसको कैलकुलेटर का यूज करता हूं। देखो भाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू त्रिज्या है हमारी 384,000, तो भाई देखो 2 जीरो से ये पॉइंट तो हटेगा ही हटेगा डेफिनेटली। अब इनका मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो भाई 2 का भी कर दो, तो 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 628 का मल्टीप्लाई मुझे करना है इस नंबर में, तो 628 का। तो कैलकुलेटिव सवाल है, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ भाई। कैलकुलेटर उठाओ, यहाँ पर है 628, तो 628 इंटू 3840, 3840, ये कैलकुलेटिव है। 24 11 520, देखिए आप देख पा रहे होंगे 24 11 520, तो भाई देख लो अब 24 11 520 इसका 24 11 520। अब देखो डिफरेंस कितने का गया आंसर का, इतना और इतना गैप आया है लगभग। अब बताओ आप मेरे को कहाँ आंसर पास आता है, कितना डिफरेंस आ गया। ये 24 13 है, वो 24 11 है, तो ये आपका सटीक आंसर है। सटीक इसलिए कहूंगा मैं, पाई बटा 22/7 से भी आंसर तो सही होता है, लेकिन सवाल के अंदर उसने स्पेशल कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 मानो, इसलिए ये आंसर हमारा हो गया गलत और ये हमारा हो गया सही, ठीक है भाई। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब पतले तार का एक टुकड़ा भुजा 3.14 सेंटीमीटर वाली एक समबाहु त्रिभुज के आकार में है। तार में कमी किए बिना एक छल्ले के आकार में इसको मोड़ना है, छल्ले का व्यास बताओ। जहां पाई की वैल्यू है 3.14, अब ध्यान रखना है इसका। भाई पतले तार का एक टुकड़ा भुजा इतने वाला एक समबाहु त्रिभुज है, भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3.14, तो सारी भुजा 3.14 होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजा बराबर होगी। भाई इसको मोड़ करके मुझे क्या बनाना है, एक छल्ला बनाना है। छल्ला मतलब एक रिंग ऐसा, ठीक है, इस आकार में मुझे मोड़ना है, तो उस छल्ले का व्यास बताना है हमें, मतलब जो भी रेडियस है उसका डबल करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तार है आपका, ये तार और ये हमारा क्या है, छल्ला। तो तार से अगर छल्ला बनाना है तो तार की लंबाई कितनी है, तो भाई 3.14 प्लस 3.14 प्लस 3.14, मतलब कितना हो गया 3.14 गुणा 3, 14 या 42, 3 या 9, 9.42 का ये तार है हमारा, ठीक है भाई। तो इसकी लंबाई भी वही होगी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि तार में कमी नहीं की है हमने, तो तार में कमी किए बिना एक छल्ला बनाया गया है, तो भाई इस छल्ले की लंबाई भी इतनी होगी। मतलब ये जो रिंग है आपकी, जो बनी हुई डोर है, ये जो डोर, इस डोर की लंबाई भी कितनी होगी 9.42, और वो होती है 2 पाई आर हमारी। तो 2 पाई की वैल्यू कितना रखना है, 3.14 इंटू आर बराबर कितना है 9.42, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर में ही सवाल है, मीटर में तो पूछा नहीं हमसे। तो बस भाई हमें क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो भी त्रिज्या आएगी उसका डबल ही निकालना है। तो आर को उठा करके मैं 2 के साथ चिपका दूं और इसका एक बॉन्ड बना दूं, भाई इसको छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे। और 3.14 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 3.14 आ गया बटे में।
भाई इससे इसको डिवाइड कर दो भाई, कितनी बार कटेगा ये इससे, देखो ये 3 बार कट रहा है इससे, देखो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 3 गुना है इसका। तो भाई उसका जो व्यास हो गया वो कितना हो गया, 3 मीटर का। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो गया हमारा, सेंटीमीटर में था ना ये, हाँ तो 3 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, गलत तो नहीं है, एक बार और देख लेता हूँ। पतले तार का एक टुकड़ा भुजा इस सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के आकार में, तार में कमी किए बिना इसे एक छल्ले के आकार में मोड़ा जाता है। छल्ला बना दिया हमने, छल्ले का व्यास बताना है, तो भाई 2 पाई आर की वैल्यू इतनी आई, तो 2r व्यास हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, हाँ तो सही है सब कुछ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में एक तार मोड़कर उसकी आकृति परिवर्तित करके एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त की त्रिज्या बताना है हमें। देखो भाई 8 सेंट, देखो एक आयत है हमारा, 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में एक तार मोड़ करके तथा उसकी आकृति परिवर्तित करके एक वृत्त बनाया है। भाई हमने इससे एक वृत्त बनाया है, तो भाई ये देखो कि आयत की लंबाई अगर ये है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी 5.4। तो भाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इसका परिमाप, तो परिमाप ही निकालना है। तो 2 गुना लंबाई हो गई हमारी 8.9, चौड़ाई हो गई हमारी 5.4। तो भाई 9 और 4 13 की 3, एक बचा 8 5 13 और एक 14, तो 14.3 इंटू 2 कर लो भाई, तो 3 दूना 6, 14 दूना 28, 28.6 आ गया हमारा इसका, ये पूरी डोर की लंबाई, इस तार की लंबाई। इस तार को मोड़ के हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो भाई त्रिज्या हमारी इतने सेंटीमीटर में आई है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो डोर की लंबाई है वो है 2 पाई आर, और वो 2 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो ये रख सकते हो, इंटू आर, आर हमें निकालना है, बराबर कितना है 28.6। तो 6 और 2 हो गया 8, 11 से कट रहा है, तो भाई 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 छंग 66। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 1.3 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1.3 इंटू 7/2। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ऊपर और ये जो 2 है वो नीचे। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, 13 से 91 हो गया, तो r की वैल्यू होगी 91/20। भाई 2 से इसको सॉल्व कर लो, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, और एक 0 है बटे में, मतलब 10 है, तो ये 10 से 1 दशमलव और खसक जाएगा यहाँ, तो 4.55 ये आपका सेंटीमीटर में आएगा रेडियस। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा भाई। ठीक है, तो भाई अब शुरू कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी की क्लास 10th के क्वेश्चन है, तो ये क्लास 10th के क्वेश्चन है आपके, और ये मध्य प्रदेश की जो बुक्स हैं जो कि भोपाल से पब्लिश होती है, तो 10th की बुक आप भारत के किसी भी कोने में देखेंगे तो एनसीईआरटी का सेम ही खुलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 12.1 है 10th चैप्टर क्लास 10th के अंदर। ठीक है, यह कहा गया जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक कुछ और न कहा जाए, 3.14 न कहा जाए, तब तक तो यही मानना है हमें। ठीक है, तो सवाल अब 22/7 से ही सॉल्व करना है। चलो करते हैं फटाफट। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखो भाई इन दोनों वृत्तों की परिधि का जो योग है वो एक तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उसकी हमें त्रिज्या बताना है भाई। तो आसान सवाल है भाई, पहले हम एक काम करेंगे, इन दोनों की परिधि निकाल करके जोड़ देंगे। ठीक है, और जो वही तीसरे वाले वृत्त की परिधि होगी, तो भाई इस वृत्त की परिधि क्या हो गई 2 पाई आर। ठीक है, तो त्रिज्याएं हमारी 19 है, तो 19 देखो 2 पाई आर के अंदर हम जानते हैं कि पाई तो पाई रहने दो, आर की जगह 19 रखोगे तो 19 दूना 38, और यहाँ भी 2 पाई आर के अंदर अगर 9 की जगह 9 दूना 18 होगा, तो भाई ये हो गया 19 दूना 38 पाई, और ये हो गया हमारा 9 दूना 18 पाई। तो भाई ये कितना हो गया 8 और 8 16 की 6, एक बचा 3 और एक 4 और एक 5, 56 पाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा इसकी परिधि। अब ये बोल रहा है कि ये जो परिधि है आपकी 56 पाई, ये उस तीसरी की बराबर होगी, तो तीसरी मतलब है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है भाई, तो पाई से पाई कट गया और 2 से इसको काट दो, 28 दूना 56, तो रेडियस कितना आ गया आपका 28। तो क्या पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो भाई त्रिज्या आ गई हमारी 28, सामने आंसर है। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्या ये है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब भाई क्षेत्रफल पूछ लिया,
तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 पाई प्लस दूसरे का होगा 6 का स्क्वायर 36। यार मैं कैसे कर रहा हूं, अब तो समझ में आ रहा होगा। भाई इस वृत्त की त्रिज्या अगर 8 है तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो रहने दो पाई ही, और आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 64। तो 64 पाई ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। एज इट इज हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा त्रिज्या का, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 पाई, ठीक है। और ये जो है ये दोनों बराबर होंगे एक और पाई आर स्क्वायर के, तीसरे वाले के, ठीक है भाई। तो पाई और पाई कॉमन ले लो यहां से, और पाई से पाई कट गया। तो भाई ये हो गया हमारा 64 और 36, 100 बराबर है आर स्क्वायर, तो आर हो गया हमारा 10 भाई। तो ये नए वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 10, ठीक है। तीसरा आकृति 12.3 देखिए भाई, ये 12.3 ही आकृति है आपकी, ठीक है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब हम जिसमें आर्चरी खेलते हैं ना, गेम्स होता है, या आप ओरिजिनली में भी अगर आप शॉट मारेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्ड मिलेगा, यहाँ पर रेड ब्लू जो भी पॉइंट रहेगा उसमें कि ये पॉइंट के कलर के पॉइंट है, इनको आपको निशाना लगाना है, ठीक है। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है भाई, इसका व्यास है 21, ठीक है। और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई कभी भी इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है भाई, कि हर एक का क्षेत्रफल पूछ लेगा कि भाई सबका क्षेत्रफल बताओ। तो सबका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कभी भी एग्जाम में सभी का क्षेत्रफल पांचों क्षेत्र का नहीं आता है। मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ कि किसी भी एक क्षेत्र का एक सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम इस तरह के सवालों के अंदर, ठीक है। और 2 के निकाल के बता देता हूं। चलो पहले हमें गोल्ड का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो भाई देखो गोल्ड का अगर व्यास है 21 तो त्रिज्या होगा 21 के आधी, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 21/2 गुणा 21/2, समझ गए ना। अरे भाई व्यास 21 है गोल्ड वाले का, तो त्रिज्या होगा 21 की आधी, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21/2 गुणा 21/2। तो भाई 7 तिया 21, 2 से कटेगा 11 बार, तो 11 तिया 33 गुणा 21/2, ये आपका गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगली हर एक पट्टी कितनी कितनी चौड़ी है भाई, ये देखो 10.5 चौड़ी है। तो भाई यहाँ पर ये तो इसकी त्रिज्या जो भी थी उसमें 10.5 जोड़ दोगे अब आप, ठीक है। 10.5 अब उसकी एरिया बढ़ जाएगा भाई, तो दूसरे वृत्त का जो एरिया होगा वो एक काम करते हैं हम कि भाई इसका व्यास इतना है और पट्टी इतनी चौड़ी है, तो एक अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, 21 की आधी होगी। 21 की आधी कितनी हो गई, देखो 21 में 7 का भाग दे दो, 21 में 2 का भाग दो ना, तो 10.5 हो गई, ठीक है भाई। 10.5 त्रिज्या थी इसकी, और ये पट्टी भी 10.5 चौड़ी है, तो 10.5 और 10.5 मतलब ये हो गया 21। तो भाई ये इस लाल की त्रिज्या कितनी हो गई, 21 हो गई ना। तो बस 21 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, उसमें से ये अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमारा आया है 11 तिया 33 गुणा 21/2, ये जो क्षेत्रफल आया उसमें से गोल्ड में से हम पूरा लाल तक का पूरा ये जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है ये घटा देंगे, तो गोल्ड का घटा देंगे तो रेड का एरिया आ जाएगा भाई। तो पहले तो मैं पूरा निकाल रहा हूं यहां से लगा करके गोल्ड के पॉइंट से, मतलब केंद्र से लगा, 2 सकेंद्रीय वृत्त है भाई, गोल्ड वाला भी है रेड वाला भी इसके अंदर। मैं थोड़ा यहां बना के बताता हूं भाई, ये गोल्ड वाला था आपका अंदर, और इसके बाहर एक बना हुआ है रेड वाला, ठीक है। तो जो त्रिज्या 21 आई है अभी हमारी, वो हमारी आई है पूरे रेड वाले तक की, ठीक है, जिसके अंदर गोल्ड भी शामिल है। तो भाई मैं रेड कंप्लीट ये पूरे सर्कल का निकाल रहा हूं, जो दोनों सर्कल आ गए जिसके अंदर, वो कंप्लीट एरिया निकाल रहा हूं मैं, पूरा एरिया कंप्लीट। तो भाई कंप्लीट एरिया जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये 10.5 पट्टी चौड़ी है, तो ये भी 10.5 है, तो 10.5 और 10.5 हो गया 21, तो रेडियस हो गया हमारा 21। तो भाई पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 गुणा 21, भाई 7 तिया 21, तो 21 तिया 63 गुणा 22, तो 63 गुणा 22 आप घटा दीजिए। अब ये मुझे बताओ ये कंप्लीट आपका एरिया है, इसमें से अगर मैं गोल्ड का एरिया घटा दूं जो ऊपर वाला है, मतलब ये अंदर वाला जो एरिया है यहाँ वाला, अगर ये मैं हटा दूंगा तो लाल भाग है जो रेड एरिया है वो एरिया नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो भाई 63 गुणा 22 में से 33 गुणा 21 में 2 का भाग दे दो यहाँ पे, तो 10.5 आ गया, ठीक है। बस इसका गुणा करके और इसका गुणा करके आपस में क्या करना है, घटाना है इनको। भाई सवाल कैलकुलेटिव है, ठीक है, इस तरह के सवाल कभी नहीं आते हमारे एग्जाम में, या तो वो गोल्ड का पूछेगा या आपको ब्लैक का रेड का पूछ सकता है।
ब्लू में वो खुद जानता है कि सारी वैल्यूज निकालना पड़ती है और बड़ा कैलकुलेटिव सवाल हो जाता है। तो इस तरह का सवाल हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आ जाए, अगर हाँ मान लो एग्जाम में ये पूछ लिया कि भाई व्हाइट का ब्लैक का एरिया बताओ, तो भाई इसको फिर छोड़ना ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि सारे एक एक निकालना पड़ेंगे और उनमें से पूरा कंप्लीट निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल में जाके व्हाइट और व्हाइट में से इन सब का एरिया को जोड़ करके घटाना पड़ेंगे तो ब्लैक की पट्टी आएगी। और इस तरह के सवाल बहुत टिपिकल हो जाएंगे। है सवाल सरल, बहुत सरल है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा, डू नॉट वरी। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, इसको अच्छे से समझना। पहिए का व्यास अगर 80 है तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये 66 की स्पीड से कार चल रही है और उसके पहिए की त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर की, तो वो 10 मिनट में वो प्रत्येक पहिया मतलब हर एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो भाई देखो 10 मिनट में कार कितनी दूर जाती है पहले तो आप ये बताओ। 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 10 मिनट में दूरी कितनी चली वो कार भैया देखो। तो मुझे बताओ 10 मिनट में चली है तो, और वो स्पीड है उसकी 66 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये 10 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। तो भाई 6 कम 6 और 6 कम 6 6 कम 10 से 10 कट गया, मतलब वो कितना गई, 11 किलोमीटर गई, ठीक है भाई। 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर, ठीक है भाई। अब कितने चक्कर लगा रहा है वो हमें नहीं पता है उसके, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं कि मान लो एक चक्कर भाई इतना मीटर वो गया है टोटल, हमें इतने मीटर टोटल दूरी जाना है, ओके। तो एक काम करो, एक चक्कर मतलब होता है 2πr, तो 2πr तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस r बराबर। अब मुझे बताओ ये रेडियस हमारा 40 है, ठीक है, ये एक चक्कर में 11,000 मीटर जाता है भाई, ये एक चक्कर है ऐसा, एक चक्कर 2πr होता है, तो एक चक्कर में वो पहुंच जाता है 11,000 मीटर। मैंने मीटर में बदल दिया है सवाल, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा किलोमीटर में मत रखिएगा सवाल को, इस तरह का जो भी सवाल आए उसको मीटर में बदल लीजिए। ये एक चक्कर में चली गई दूरी 11,000 मीटर के बराबर है, तो भाई ऐसे ऐसे में कितने चक्कर गया, तो मान लो ऐसे ऐसे में x चक्कर गया, वही चक्कर ही तो निकालना है भाई कि पहिया कितने चक्कर लगा रहा है। तो बस भाई सॉल्व कर लो, अब देखो 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 और 2 4 हो गया, 2 दूना 4, 4 से कटेगा ये 25 बार और 1 4 यहां बचा हुआ है, ठीक है भाई। तो यह हो जाएगा x बराबर 25 गुणा 7/4। अच्छा सॉरी गलत हो गया, देखो सवाल मैंने गलत कर दिया, कैसे गलत किया मैं बताता हूँ आपको। ये है 11,000 मीटर, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। देखो भाई एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, 2πr, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू r है हमारा त्रिज्या 40। लेकिन मुझे बताओ 40 तो सेंटीमीटर में है और ये हमारा है मीटर में, और हम जानते हैं कि एक मीटर में, मैं आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं भाई यहाँ पे, ठीक है, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में 100। और ऐसे ही मुझे अगर 40 निकालना है तो 40 का गुणा यहाँ करूंगा तो 40 का गुणा अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो भाई 40 मीटर जो 40 सेंटीमीटर है उसको अगर मुझे मीटर में जब भी बदलना है तो सीधा मतलब है उसमें हमें 100 से डिवाइड करना है। अब ध्यान रखिएगा अगर कहीं लिखा हुआ जाए 66 सेंटीमीटर तो मीटर में कितना होगा, तो 66/100 लिख देना। अगर कहीं लिखा हुआ जाए 1.26 सेंटीमीटर तो मीटर में लिखना है तो 1 बटे में 100 लिखना है, बस सीधा आंसर है यार, 100 लिख देना बटे में। अब ये चीज ध्यान रखना। अब सवाल सही है हमारा, ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाया, तो भाई 1 चक्कर लगाया, बस बटे में 100 लगाना गलती हो गई थी हमसे, ठीक है। देखो भाई 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से इसको काटेंगे हम, ये 2 से मत काटो, इसको 11 से काटो, 11 दूना 22, तो 11 एकम 11, 1 2 3 1000, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से कट जाएगा ये 125 बार, 125 अठी होता है 1000, ठीक है। 7 पंजे हो गया 35, तो x बराबर आ गया 125 गुणा 35,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना 125 गुणा 35 का, तो कितने चक्कर लगाएगा वो डेटा हमारे पास आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ये क्या सवाल है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो भाई बड़ा आसान बोला इसमें, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी भाई। देखो r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो रेडियस कितना आ गया, 2 मात्रा। तो भाई देखिए अब 10th क्लास का ही अब चैप्टर मतलब वही है आपका, लेकिन ये 12.2 है, उसके अंदर 4-5 ही क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। अब ये नया एक्सरसाइज आ गया है तो मैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा आपको, जितने हैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ताकि सर्कल से रिलेटेड कोई बाहर ना हो। मैंने क्या किया है, ये पूरा जो 10-8 क्वेश्चन है, सॉरी इन 8 को मैंने ब्रेक कर लिया है ना, पहले 2-3 करेंगे, फिर 4-5, फिर 6-7 ऐसे, क्योंकि एक साथ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो मैंने पहले 1 2 3 तीनों को लिया है, ठीक है। चलो समझना इनको, पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करना है जब तक अन्यथा न कहा जाए, ओके। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण 60 डिग्री है। भाई 60 डिग्री कोण का और त्रिज्या ये है, तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई। भाई पहला सवाल का आंसर हो गया पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, तो पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू थीटा हो गया 60/360। भाई 6 से कटेगा ये 6 बार और 6 से ये कटेगा 6 बार, तो 22 छंग कितना हो गया, 6 दूना 12, 132/7, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है भाई पहले का। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 22 है। तो भाई वृत्त का चतुर्थांश, देखो भाई परिधि 22 है, तो भाई 2 पाई r तो 22 दिया हुआ है, ये दूसरा सवाल कर रहा हूं मैं, 2 पाई r 22 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 से 22 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ठीक है भाई। अब हमें चाहिए चतुर्थांश का एरिया, तो चतुर्थांश क्या होता है, ये पूरा वृत्त है, तो 4 हिस्से, मतलब ये 4 हिस्से हो गए इसका, तो कोई भी एक अंश निकाल लो, या ये और ये, इन चारों में से कोई सा भी एक हिस्सा निकाल लो, और हर एक हिस्सा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भाई ये जो एक ऐसा वृत्त बनेगा पाई r स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा निकालना है पाई r स्क्वायर, और टोटल हिस्से कितने हैं, 4 है, 4 में से हमें एक हिस्सा निकालना है, तो 1/4 निकालना है उसका सीधा। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r का स्क्वायर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/4 उसका, तो भाई निकाल लो इसका, 2 दूना ये 2 एकम 2 2 एकम 2, 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 77/8, 77/4 दूना 8, तो ये आंसर हो गया हमारा दूसरे का, ठीक है भाई। तीसरा देखो, एक घड़ी की सुई इतनी लंबी है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी वो। भाई यार ये सवाल तो अब कर सकते हो आप लोग, ठीक है यार, ये सवाल तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखो मैं बता देता हूं फिर भी एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है, ठीक है, तो मतलब हमें वो निकालना है 2 पाई r, है ना, कितना, अच्छा कितना एरिया बनाएगी, एरिया पूछा है हमसे, ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगी भाई। तो देखो मिनट में दिया हुआ है सवाल अब, तो पाई r स्क्वायर जिसमें रेडियस है हमारी 14, उसकी लंबाई ही रेडियस होती है, ठीक है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो भाई 5 मिनट में भाई पूरा एरिया पाई r स्क्वायर जो है ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल बनता है 1 घंटे में, 60 मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना चलती है वो, मैं 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ, वो एक अलग मेथड है, ठीक है, लेकिन मैं ये निकाल लेता हूँ कि भाई 5 मिनट में कितना बनाएगी, टोटल 60 मिनट में से, ठीक है भाई, तो 1/12 मतलब 1 घंटे का ये 12वां हिस्सा बनाएगी, है ना, 5 मिनट कितना होता है 1 घंटे का 12वां हिस्सा, तो 1 घंटे का 12वां हिस्सा या 1/12वां हिस्सा बना देगी उसको टोटल पाई r स्क्वायर का, ठीक है भाई। तो पाई r स्क्वायर मतलब पाई होता है 22/7 इंटू r है हमारा 14 इंटू 14 इंटू 1/12, भाई 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 7 2 जा 14, 2 तिया 6, तो 11 गुणा 44 14, ठीक है, मतलब ये हो गया 5 4 1 154/3, तो 3 यही रहने दो, चलो 153/154/3, यही आंसर लगा दो आपका, ठीक है, यही आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल बताओ। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, पाई की वैल्यू 3.14 प्रयोग कीजिए। देखिए समझना,
भाई दो तीन चीजें हैं, मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। हालांकि ज्योमेट्री का पोर्शन भी इसके अंदर कवर होता जा रहा है हमारा। भाई ये चीज है हमारा वृत्त। इसके अंदर ये बोलो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो भाई त्रिज्या तो 10 है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर कोई जीवा है जो केंद्र पे समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बनाती है। तो भाई मान लो कोई जीवा है आपकी ए से बी तक, ये ठीक है। ये ए पॉइंट है जहां से चली है ये, और बी पॉइंट है जहां तक जाती है ये ए बी। इसने ये जो जीवा है ए बी, इसने आपका क्या बनाया, एक समकोण बनाया यहाँ पे 90 डिग्री केंद्र पे, ठीक है भाई। अब ये बताओ, दो एरिया बताना है हमें, एक तो संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घखंड। देखो मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है भाई। एक आपने नाम सुना होगा वृत्तखंड, जो कि प्रश्न में पूछा है पहले नंबर पे। एक होगा हमारा दीर्घखंड, एक होता है त्रिज्या खंड, त्रिज्य या त्रिज्या खंड। तीन चीजें हैं। मैं प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं अगर वो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ जाएं कि वृत्तखंड क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये है आपका जो रेडियस के द्वारा जो सेक्टर बनता है वो वाला एरिया, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो ए ये पॉइंट मान लो सेंटर है तो ओ, ठीक है। ए ओ ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो ओ बी ये भी क्या है, आपकी त्रिज्या है। और त्रिज्या कितनी गिवन है भाई, 10, तो ये 10 हो गई, तो ये भी 10 हो गई। अब मुझे बताओ ओ ए बी एक त्रिभुज है, ठीक है। और ओ ए और ये पूरा भी, मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट मान लो एक्स, एक्स मत मानो, एक्स कहीं मानना पड़ सकता है, चलो नहीं मानेंगे एक्स, ये मान लो एक्स। तो भाई ध्यान रखना, मैं तीन चीजें क्लियर कर रहा हूं, वृत्तखंड क्या है, दीर्घखंड क्या है, और वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के दो प्रकार होते हैं, एक चीज समझ लो, वृत्तखंड दो प्रकार का होता है भाई। पहला होता है लघुखंड और दूसरा होता है दीर्घखंड, ठीक है। वृत्तखंड मतलब वृत्त के दो टुकड़े होते हैं, एक लघु छोटा वाला, एक दीर्घ बड़ा वाला, ठीक है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर है, ये माइनर है। अच्छा, अब लघु खंड क्या होगा, तो देखो पहले तो आप त्रिज्या खंड समझो यार। त्रिज्या खंड क्या है भाई, देखो त्रिज्या है हमारी ए ओ या ओ ए, ओ से लगा के ए तक की लंबाई ओ ए, ये त्रिज्या है। ये ओ बी, ये भी क्या त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या द्वारा इस त्रिज्या द्वारा कितना त्रिभुज काटा गया है भाई, तो देखो आप इतना त्रिभुज काट लिया उसने। बाकी ये वाला आपका जो वृत्त है वो अलग है, ये भाई। तो ये ए ओ ने ये पूरा हिस्सा इतना काट डाला, एक पूरे बर्फी के आकार का, ठीक है भाई। शादी अभी नहीं हो रही अभी तो, ठीक है। शादियां कैंसिल हो गई कोरोना से, चलो समझो आप तो। भाई ये देखो, ये ओ ए और ओ बी ने इतना हिस्सा काट डाला, ये पूरा वाला, जिसमें क्या क्या पॉइंट आ गया हमारा, ए एक्स बी ओ। ये पूरा त्रिज्या के द्वारा कटा गया पूरा एक शेप है, पूरा आकार है भाई, ये वाला, ये वाला। इसको हम कहते हैं, ये त्रिज्या द्वारा कटा है, ये रेडियस है आपका, ये भी रेडियस है। तो त्रिज्या द्वारा कटा है, इसलिए हम इसको कहते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। तो त्रिज्याखंड समझ में आया। अब इसके अंदर दो तीन चीजें और है भाई। देखो अब क्या है इसमें समझने का, अरे क्या हो गया ये, देखो भाई अब आता है लघुखंड। तो लघुखंड किसके द्वारा होता है पता है आपको, जीवा द्वारा, जिसको हम जीवाखंड भी कहते हैं। जीवा लघुखंड या जीवा दीर्घखंड, जीवा के द्वारा, सॉरी ये वृत्तखंड के हिस्से हैं, सॉरी, ठीक है। इसको हाँ जीवाखंड भी कह सकते हैं हम, कि देखो भाई ये जीवा ने दो हिस्से किए, ये जो आपकी ए बी जीवा है ए से बी तक की, इसने दो हिस्से किए भाई वृत्त के। एक तो ये ऊपर वाला पूरा, ये वाला जो बहुत बड़ा है, और एक हमारा छोटा वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहते हैं लघुखंड। तो भाई हमें क्या निकालना है, मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको। और ये पूरा बड़ा वाला है ना, जिसके अंदर त्रिभुज भी आ गया, ये आपका है दीर्घखंड, मेजर सेगमेंट, ठीक है भाई। चीजें क्लियर है, अब सवाल करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले मैं निकाल रहा हूं लघुखंड, तो भाई पहला देखना लघुखंड आपका, ठीक है। देखो भाई यहां पर रेडियस गिवन है हमारी, एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं कि पूरा पहले त्रिज्याखंड निकाल लेता हूं भाई। पूरा त्रिज्याखंड निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है।
ए ओ बी एक्स, ये ए ओ बी एक्स जो पूरी त्रिज्या का है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो पहले त्रिज्याखंड निकाल रहा हूं मैं, तो भाई त्रिज्याखंड कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, थीटा है 90 डिग्री का, तो 90 बाय 360, भाई 90 से 4 बार कटेगा, 9 चौके 36, पाई की वैल्यू होती है 3.14, वही बोला है उसने, और त्रिज्या है हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, भाई 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा ये, तो 314 बचा, और 314 बटे 4, तो 314 डिवाइड बाय 4, 400 तो 28, 4 अठो 32, 4 पंजे 20, 78.5 आ गया भाई, ये पूरा एरिया है, कौन सा आया है 78.5, पता है, ये पूरा इतना, ये त्रिज्याखंड है पूरा कंप्लीट, जिसमें लघुखंड भी आता है त्रिज्याखंड के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो 78.5 आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे सिर्फ लघुखंड चाहिए, मतलब इतना सा हिस्सा, तो ये पूरे में से ए ओ एक्स बी में से अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा, इस पूरे में से मैं अगर इस त्रिभुज का एरिया, देखो मैं बहुत टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, इसमें ये मत सोचना कि छोटा सा सवाल टाइम ज्यादा ले लिया, ये बहुत कमेंट आती है यार, मैं समझाता हूं बहुत डिटेल में, ठीक है। अब मैं इसमें त्रिभुज का एरिया घटा रहा हूं, भाई देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है 90 डिग्री का, देखो ध्यान रखना मैं एक चीजें क्लियर कर रहा हूं, अगर इसी प्रकार का कोई सवाल आ गया जिसमें ये जीवा है आपकी ए बी, उसने आपका 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री का एंगल बनाया है, तो सवाल अलग होगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाया तो अलग होगा, भाई 90 डिग्री समकोण होता है, मान लो 60 डिग्री का बनाएगा एक, तो 60 डिग्री का एक अलग मैटर है, वो सवाल कभी आएगा इसमें तो मैं बताऊंगा, अभी आप 90 डिग्री समझो कि 90 डिग्री का ट्राइंगल ऐसा बनता है, भाई 90 डिग्री यहाँ होता है जब कोई रेखा एक दूसरी रेखा पे लंब हो 90 डिग्री, ये आपका आधार है, ये आपकी ऊंचाई है, तो भाई हाइट आपकी ये है, बेस आपका ये है, तो आधार पे एक भुजा डाल दी मैंने जिसको मैं लंब कहता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 90 डिग्री वाला कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और 10 10 दो भुजा गिवन है, ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण भी बन सकता है, ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा मत समझना सारी भुजा अलग अलग हो या हर बार ट्रिपलेट लगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी होता है जिसमें दो भुजा बराबर हो, और ये वही है, दो भुजा बराबर है 10 10, तो तीसरी अलग ही होगी, तो समद्विबाहु समकोण है ये। तो इसके अंदर मैं एक बात बता सकता हूं कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, किसका, त्रिभुज ए ओ बी का, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लो, 1/2 गुणा आधार 10 है, ऊंचाई भी 10 है, भाई कोई भी आधार मान लो कोई भी ऊंचाई मान लो, है तो एक ही बात दोनों में, ठीक है। भाई 10 2 से कटेगा 5 बार, तो ये आ गया 50, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई इसका, ये 50 आ गया आपका, ठीक है, ये समकोण है आपका यहाँ, ये 50 एरिया आ गया, और ये भाई पूरा जो है वो 78.5 है, तो भाई 78.5 में से अगर मैं ये ऊपर ऊपर का 50 घटा दूं, भाई ये जो ऊपर ऊपर का 50 है वो हमें पता चल गया, घटा दूं, तो 78.5 में से अगर मैं 50 घटा दूंगा तो ये मेजर सेगमेंट नहीं आ जाएगा हमारा, तो डेफिनेटली आ जाएगा भाई, तो भाई घटा दो, बस यही तो करना है हमें, तो 78.5 में से 50.0 घटा दो, तो भाई 0.5 बचा, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, मतलब 28.5 हमारा ये वाला हिस्सा आ गया है किसी वृत्त का जिसको हम कहते हैं लघुखंड, तो भाई ये आया है 28.5, समझ गए होंगे आई थिंक अब आप, ठीक है भाई। चलिए अब अगला सॉरी अगला नहीं, अभी एक और चीज बची इसके अंदर, देखो भाई मिटा रहा हूं मैं, ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, आप समझना भाई ये हमारा डायग्राम था, ये हमारा ए बी था, ये हमारा केंद्र था, ये 10 था, ये भी 10 था, अब मुझे बताना है, ये 90 डिग्री था ना, तो अब मुझे बताना है ये वाला हिस्सा जो दीर्घखंड है, ठीक है भाई, तो दीर्घखंड में निकाल लूंगा अब इसका, और दीर्घखंड निकालना बड़ा आसान है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 से 3.14 का 314 बचेगा, इंटू, अब देखो भाई ये हमारा वृत्त था, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया, तो ये कितना बचा 270 डिग्री, ठीक है, तो 270 आउट ऑफ 360, भाई मुझे ये निकालना है, 0 0 9 या 27 9 चौके 36, और 4 से ये कटेगा 78.5 बार, अभी हमने काट के देखा है भाई, ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई तो करना है, 5 या 15 की 5 एक बचा, 8 या 24 और 1 25 की 5 2 बचा, 7 या 21 21 और 2 कितना हो गया 23, तो 235.5 जो कि हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट दीर्घखंड, ठीक है भाई। तो ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, था नहीं, ठीक है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ गई होगी सारी।
अब एक सवाल और आया है, ठीक है, त्रिज्या 21 है, एक चाप का केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो भाई देखो, एक आपका वृत्त है, ये आपका ए बी जीवा मान लो भाई, यहां से यहां तक, ठीक है, ये ए बी जीवा है, रेडियस आपका 21 है, और ये आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है भाई। ये भुजा अगर बराबर है आमने सामने की, तो आमने सामने की भुजा बराबर, तो आमने सामने के कोण भी बराबर भाई, ये वाला कोण और इस वाले कोण के। अरे भाई ये तो सिमिलरिटी है, ये तो 60 डिग्री कॉमन है, तो भाई ये एंगल इसके बराबर है। तो भाई देखो, किसी भी त्रिभुज के सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में से अगर मैं 60 लिख चुका हूं तो बचा 120, तो 120 में से भी आधा आधा बांट दो इधर, तो 60 ही है, तो 60 ही है, ठीक है। अच्छा, पिछले सवाल में कई लोगों के डाउट आएगा कि सर जब ये 90 डिग्री था, जो भी आपने बताया, ये 90 डिग्री था यहाँ पे, और ये भुजा भी तो 10-10 थी, बराबर थी, तो फिर ये भी बराबर होंगे, तो डेफिनेटली बराबर होंगे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होगा, तो 180 में से 90 तो मैं लिख चुका हूं यहाँ, तो बचा कितना 90, तो भाई ये 45 बचा और ये 45 बचा। भाई आमने सामने की भुजा बराबर, तो आमने सामने के कोण भी बराबर, तो ये 45 निकाल भी लेता तो क्या मैं तीर मार लेता भाई, सवाल तो सरल ही था, ठीक है, और उसका कोई यूज भी नहीं था हमें। तो यहां पर मैंने अच्छा 60-60 क्यों निकाला, मुझे इस यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई, तो भाई क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है अब, और 90 डिग्री नहीं है तो मैं ना तो इसका कोई एंगल फाइंड कर पाऊंगा। हालांकि एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर कि जब भी कोई त्रिभुज है, इसका अगर एक एंगल दे दे हमें और दो भुजाएं दे दे ए बी, कोई भी एक एंगल दे दे, ध्यान रखना, ये थीटा एंगल दे दिया और ये एक ए भुजा है एक बी भुजा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं ए बी साइन थीटा से। ये भी एक फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का, कि ए बी साइन थीटा की कोई भी एक एंगल दे दे और उसके आसपास की या आस पड़ोस की जो संगत भुजाएं दे दे, करस्पॉन्डिंग साइड्स दे दे, किसी एंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स या किसी कोण की दो संगत भुजाएं जो पास पास भुजाएं हैं, एक ये भुजा पास में इस कोण के, एक ये, या दो भुजा वो जो कोण बनाती हो, एक ये भुजा कोण बना रही है, एक ये भुजा यही तो बना रही है इस एंगल को, तो उन दोनों से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं a इंटू बी साइन थीटा, मतलब 21 गुणा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के उससे हम फॉर्मूला से भी हम सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। हालांकि वो तरीका ज्योमेट्री में ठीक रहता है और ये हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वो खैर हम जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब फिर से मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सर्कल को वहां और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी तो हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान दो आप। भाई चाप की लंबाई बताओ, तो चाप की लंबाई हमने पढ़ा है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, थीटा है हमारा 60 बाई 360, भाई ये हो गया 1/6। भाई पाई का इसने कुछ तो कहा नहीं है इस सवाल में, तो 22/7 रख सकता हूं मैं, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर है हमारा 21, 7 तिया 21, तो 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, तो 22 आ गया भाई चाप की लंबाई। तो ये पहले सवाल का आंसर तो आ गया चाप। अब दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है पूरा, और ये निकालना बहुत आसान है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 गुणा 21 इंटू, अब ये भाई कौन सा हिस्सा है, 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है 360 में से, तो भाई ये 1/6 हो गया, ठीक है। तो 7 तिया 21, तो 3 दूना 6 और 2 से कटेगा ये 11 बार, तो 11 गुणा 21 हो गया 231, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा सवाल है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ संगत जीवा द्वारा बना। तो भाई वृत्तखंड दो बनते हैं यहाँ पे, अब आप चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि वृत्तखंड दो बनेंगे, एक बनेगा हमारा लघुखंड, एक बनेगा हमारा दीर्घखंड, ठीक है। लेकिन जीवा द्वारा पूछा है, तो भाई जीवा द्वारा लघुखंड जो बना है, अच्छा वृत्तखंड दो है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो जो सवाल में ऑप्शंस दिया हो वो उसको हम टिक कर देंगे भाई। वृत्तखंड पूछा है, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड तो दो है, एक बड़ा वाला खंड और एक छोटा वाला खंड, ठीक है भाई। तो छोटा वाला वृत्तखंड हमारा ये हो गया जिसको हम लघुखंड भी कहते हैं। त्रिज्याखंड नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, त्रिज्याखंड कितना है पता है, ये त्रिज्या द्वारा बना है, ये इतना बड़ा त्रिज्याखंड है। लघुखंड की बात कर रहा हूँ वृत्तखंड की, तो ये वृत्त का एक हिस्सा है, टुकड़ा, ठीक है भाई, जीवा द्वारा बना है, तो हमें ये निकालना है, उसका निकाल लो भाई। एक चीज हमने देखी है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, भाई ये पूरा त्रिज्याखंड का एरिया हमने निकाल लिया 231। अगर मैं इस 231 में से कंप्लीट में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं इसमें से घटा दूंगा, तो
क्या मैं ये एरिया निकाल लूंगा भाई? अरे यार ये ए ओ बी, ये यहां ये पी भी मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो पी, तो ए पी बी ओ, ए पी बी ओ ये हमारा त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया 231। इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, मतलब त्रिभुज ए ओ बी का, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा त्रिभुज सॉरी आर्क, इसको लिखते हैं ऐसे, आर्क ए पी बी, आर्क एपीबी, एपीबी का एरिया आ जाएगा भाई डेफिनेटली। तो भाई 231 में से घटा दो। अच्छा अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज के तीनों कोण 60-60-60 के, मतलब समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 4, अरे भुजा है 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया 441। सामने सवाल है भाई, तो भाई 231 माइनस 441 डिवाइड बाय इंटू √3/4, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहे तो कर लो, नहीं करना चाहे तो छोड़ दो। ठीक है भाई, ये सवाल है हमारा। चलिए ये फिर सवाल आ गया, 15 त्रिज्या है, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो लघु और दीर्घखंड दोनों बताओ। पाई की वैल्यू ये है, √3 की वैल्यू 1.73 है। ये सवाल भी है क्योंकि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं देखो 60 डिग्री का एंगल है, तो समबाहु त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। और √3 की वैल्यू भी दे दी अब तो 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है भाई, याद रख लेना। तो ये वैल्यूज रख देना इसी सवाल में, जैसे हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अगर हम यहाँ इस जगह, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये सवाल आप कर सकते हो भाई। ठीक है, देखो भाई ये सवाल मैं करवाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है भाई, 60 डिग्री का आपने किया, 90 डिग्री का आपने किया। भाई 90 डिग्री कितना आसान था कि समकोण त्रिभुज था, ठीक है, तो आपने आसानी से कर लिया। 60 डिग्री क्यों कर लिया आपने? क्योंकि यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो आपने कर लिया, यहाँ राइट एंगल था। लेकिन 120 क्या है भाई? ये तो अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये सवाल दमदार है भाई, इसको समझना। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर पॉइंट ओ है इसका। भाई ये आपका जीवा हो गया ए बी, एक कॉर्ड हो गई, और ये ए बी आपका क्या हो गया? आर्क। ठीक है, चाप हो गया ये आपका। भाई ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या, और त्रिज्या है 12-12 की। ठीक है भाई, ये एंगल आपका 120 दिया हुआ है। अब भाई ना तो मैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा सकता हूं, न ही मैं √3/4 ए स्क्वायर मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया लगा सकता हूं। भाई अब मैं एक ही फार्मूला लगा सकता हूं, यहाँ पे दो भुजा बराबर, दो एंगल भी बराबर होंगे डेफिनेटली। भाई ये 30-30 के हो जाएंगे, 120 ये है तो 60 और बचा, तो 30-30 ये हो गए। दो एंगल बराबर, तो फिर मैं, या दो साइड बराबर, तो मैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाऊंगा। लेकिन बहुत खतरनाक फार्मूला है भाई, उसको लगाना ही मत। एक और फार्मूला होता है कि भाई जब कोई एक एंगल दिया हो और उसकी दो करस्पॉन्डिंग साइड दी हो, मतलब दो साइड जो एंगल बना रही हो वो दी हुई हो और एक एंगल दिया हो, तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला देखा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं जब कोई भी दो साइड जो पास पास की हो। ऐसा नहीं कि ये 12 दे दिया और यहाँ 18 दे दिया और कोण ये पूछ लिया भाई, ऐसा नहीं। दो भुजाएं जो दी हुई हो उन्हीं के बीच में कोई कोण दिया हो, तो दो साइड और एक एंगल दिया हो, ठीक है, संगत कोण हो, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो, दोनों साइड के बीच वाला, तो ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई 2 या 1/2 ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, भाई ये होता है। ठीक है, तो उससे कर लो भाई, 1/2 इंटू ए, सॉरी ए कितना है 12 इंटू ये भी है 12 इंटू साइन थीटा, तो साइन कितना है 120 डिग्री है भाई। तो भाई साइन 120 को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, 90 + थीटा है ना। वैसे तो मुझे 120 की वैल्यू भी याद है, √3/2 होती है लेकिन ऐसे याद रख लो कि साइन 90 + 30 लिख लो, इसको 90 + 30 120 हो जाएगा, तो साइन 90 + थीटा हो जाएगा कोस थीटा, तो कोस 30। अब आसान वैल्यू हो गई सबके लिए, कोस थीटा कोस 30, और कोस 30 भी होता है √3/2, तो भाई सीधा लिख लो √3/2। और √3 की वैल्यू गिवन है, देखो क्वेश्चन में कितनी है 1.73। बस सॉल्व कर लो भाई, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, 36 गुणा 1.3, सॉरी 36 गुणा 1.73। भाई ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, किस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का। ठीक है, तो नाम दे दूं मैं, यहाँ कोई पी पॉइंट मान लेता हूं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आया है 36.173, जो भी आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा ठीक है,
अब मुझे चाहिए क्या, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई एक बड़ा वृत्तखंड बन रहा है ये बड़ा वाला, और एक अंदर बन रहा है ये 120 वाला। ठीक है भाई, दो सवाल है आपके सामने। तो एक लघुखंड एक दीर्घखंड दो बनेगा। मैं एक बता देता हूँ, दूसरा भी बता दूंगा, चलो आप कर लेना, सॉल्व आप कर लेना, मैं तरीके बता दूंगा। तो भाई मुझे चाहिए पहले तो एक वृत्तखंड, ये छोटा वाला खंड। तो भाई छोटा वाला खंड के लिए मुझे पहले त्रिज्या खंड निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी वृत्तखंड निकलेगा। तो भाई त्रिज्या खंड है हमारा ये वाला, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त के स्क्वायर का, ये कौन सा डिग्री एंगल बना रहा है, 120। तो भाई 120 ये हो गया इंटू 360 अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू है तो 3.14, ये तो गिवन ही है भाई। इंटू आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 गुना 3.14। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 48 गुना 3.14। ये किसका एरिया आया है पता है आपको, ये आया है आपका APBO। ये APBO का एरिया है, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल है इतना सारा, ये त्रिज्या खंड है हमारा। ठीक है, लेकिन त्रिज्या खंड के अंदर हम इतना जानते हैं कि ये वाला एरिया भाई हमें पता है कितना होता है, भाई ये वाला एरिया हमारा गिवन है। तो भाई अगर मुझे सिर्फ इतना सा एरिया निकालना है तो पूरे एरिया में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, AOB में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ। तो भाई APBO जो कि कितना आया है 48 गुना 3.14, उसमें से मैं घटा देता हूँ 36 गुना 1.73 गुणा करके, तो अब आसानी से सवाल हो जाएगा। भाई एक काम करो, 48 को लिख लो 12 तिया 36, 12 चौके 48, और इसको लिख सकता हूँ 12 तिया 36। कॉमन ढूंढो फटाफट वैल्यू, 12 कॉमन है तो भाई 12 कॉमन ले लो, ये 12 कॉमन आ गया आपका। ठीक है भाई, ये 12 यहाँ से हटा, 12 यहाँ से हटा। अब आसान है मल्टीप्लाई करना, तो भाई 12 गुणा, अब देखो ब्रैकेट में 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, 4 तिया 12, 12.56 में से घटाना है 3 तिया 9, 3 से तो 21 का 1 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, तो 5.919 बचा। अब भाई घटा करके आसानी से 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो आपका लघुखंड आ जाएगा। भाई घटा देते हैं, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, पॉइंट 5 में से 2 गया 3 बचा, 12 माइनस 5 7 बचा। भाई 12 गुणा ये कर लो आप, अब ये तो कर ही सकते हैं हम आसानी से। भाई ये हो जाएगा 12 सती 84 का 4, 8 बचा, 12 तिया 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, 44 का 4 बचा, तो कैरी 4 बचा है ना, कैरी मिनाटी नहीं कैरी बोल रहा हूँ, शेष 12 सती 84, 85 86 87 88, 88.44। भाई ये आपका आ गया आपका APB का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है भाई, अब मुझे उस दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई ये पहले का तो निकल आया हमारा लघु खंड का, भाई दूसरा दीर्घ खंड क्या होगा, तो भाई वो बड़ा आसान है, पाई आर स्क्वायर इंटू 120 यहाँ आ गया, तो बचा कितना भाई 120 कौन सा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, तो मुझे 2/3 हिस्सा निकालना है। तो भाई पाई आर स्क्वायर हो गया, अब पाई है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144 इंटू मुझे 2/3 हिस्सा निकालना है। भाई 1/3 तो निकाल लिया मैंने, 2/3 निकालना है। तो सॉल्व कर लो भाई, इसको कितनी बार कटेगा ये इससे, 48 टाइम, 48 दूना कितना हो गया 96, तो 3.14 इंटू 96। भाई ये गुणा कर लोगे ना आप, तो वो दूसरा वाला एरिया भी आ जाएगा जो कि बड़ा वाला दीर्घखंड, मतलब ये वाला एरिया आपका, ये दीर्घखंड है आपका। ठीक है भाई, तो ये सवाल था यार आपका कैलकुलेटिव थोड़ा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल मैं कल कराऊंगा आपको, और ये बड़ा आसान सवाल है यार। चलो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, अगर आंसर आ जाता है तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा यार, इतना तो आना चाहिए यार। अब ये इतना आसान सवाल है, डायग्राम भी बना दिया इसमें, तो लो बताओ, है ना। और मैंने करवाया है कि जब कोई घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है कोने पे तो वो कितना चढ़ेगा, भाई ये देखो इसने ये आकृति भी बना दी, भाई इतना चढ़ सकता है, तो ये कौन सा हिस्सा है उस वृत्तखंड का, हमें ये एरिया निकालना है, और वृत्त के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, भाई इतना तक बता दिया मैंने। अब ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको ये करना है, और मैं काफी सवाल करवा चुका हूँ, और अभी खत्म नहीं हुआ है वृत्त हमारा। ठीक है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बेहतरीन सवाल बचे हैं सारे ये वाले। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल बचे हैं, अभी तो सारे करवाऊंगा, डू नॉट वरी। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, कल आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको। ठीक है, बाय बाय।